हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे इस चैप्टर का नाम तो पानी और पुल है, मीन्स इसका शीर्षक पानी और पुल है, बट इस चैप्टर में भारत और पाकिस्तान की जो घटना भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो घटना हुई थी वो नहीं होनी चाहिए थी। और भारत और पाकिस्तान के विभाजन से दिलों में कितनी दूरियां उत्पन्न हो गई, ये सारी चीज़ें याद करके, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय क्या हुआ था, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, कितना नुकसान हुआ था, वो सारी घटनाएं याद करके लेखक इसमें बता रहा है। वो बताना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, वो अस्वाभाविक था। आम जनता ने कभी भी भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं चाहा था, मीन्स वो आम जनता कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती थी। यह तो केवल सियासत का खेल था, सियासत मतलब अंग्रेज़ों का खेल था। भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता के साथ रह रहे थे, तो इसलिए उनको लगा कि अगर इनकी एकता ऐसे ही बढ़ती रही तो हम भारत में ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उन्होंने साजिश रची और मुस्लिम लीग को भड़काया, मुस्लिमों को भड़काया और हिंदुओं को भड़काया एक दूसरे के लिए, और एक अलग राज्य, एक सेपरेट राज्य करने के लिए सबको प्रेरित किया, मुस्लिमों को प्रेरित किया। इस वजह से भारत का बंटवारा 2 हिस्सों में हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो विभाजन से पूर्व हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हुई थी, किंतु विभाजन के बाद क्या हुआ कि एक दूसरे के दिलों में दूरियां आने लगी, दूरियां दिखने लगी, और किंतु दूरियां भले हो गई, लेकिन जो अपनेपन की भावना थी, जो एक दूसरे के लिए प्रेम था, वो प्रेम नहीं ख़त्म हुआ। साथ ही लेखक ने इस पाठ में यह भी बताया है कि जाति धर्म के आधार पर किसी को बांटा नहीं जा सकता है और करुणा, प्रेम और आत्मीयता के भाव सर्वोपरि हैं। मीन्स जो हमारे अंदर प्रेम की भावना होती है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है, वह सबसे बड़ा होता है। अगर कोई जाति या धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर किसी को बांटना चाहे तो कुछ दिनों के लिए अलग तो कर सकता है, बट जो उनके दिलों में प्रेम की भावना है उसे कभी भी नहीं मिटा सकता। तो चलिए अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि गाड़ी ने लाहौर का स्टेशन छोड़ा तो एक बारगी मेरा मन कांप उठा। अब हम लोग उस ओर जा रहे थे जहां 14 साल पहले ऐसी आग लगी थी जिसमें लाखों जल गए थे और लाखों पर जलने के निशान आज तक बने हुए हैं। मुझे लगा हमारी गाड़ी किसी गहरी लंबी अंधकार में गुफा में घुसी जा रही है और हम अपना सब कुछ इस अंधकार को सौंपते रहे। कहने का मतलब ये है कि लेखक को जब लाहौर के स्टेशन से गाड़ी चली थी तो लेखक को अचानक से 14 ईयर्स पहले की जो घटना हुई थी वो सारी चीज़ें याद आने लगी और उन्हें लगा कि हम लोग फिर से उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ 14 ईयर्स पहले हम लोगों को जहाँ से निकाल दिया गया था। हम सब लगभग 300 यात्री थे, स्त्रियों और बच्चों की भी संख्या हम में काफ़ी थी। लाहौर में हमने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए, वहाँ हमें जैसा स्वागत मिला उससे आगे अब पंजी साहब की यात्रा में किसी प्रकार का अनिष्ट घट सकता है ऐसी संभावना तो नहीं थी, परंतु मनुष्य के अंदर का पशु कब जाग उठे कौन जानता है। मीन्स लेखक कह रहे हैं कि लाहौर में उसने जो भी यात्रा की, जो भी दर्शन किए, गुरुद्वारे वगैरह के दर्शन किए, उसमें उनको कोई बाधा नहीं आई। लेकिन अभी वो पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे, मीन्स पंजाब के गुरुद्वारे की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मतलब उनके मन में ऐसा था कि कहीं कोई घटना तो नहीं घट सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी बना हुआ था कि मनुष्य कभी भी बदल सकता है। मीन्स मनुष्य के अंदर कभी भी बदले की भावना आ सकती है, कभी भी कोई भी कंडीशन आ सकती है, तो इसलिए वो थोड़े से डरे हुए थे। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ की ओर देखा। हथेली पर मुंह टिकाए कोनी को खिड़की का सहारा दिए वे निरंतर बाहर की ओर देख रही थी। फिर मैंने डिब्बे के दूसरे यात्रियों की तरफ देखा, उन पर भी गहरी उदासी छाई हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक ऐसी उदासी सब पर क्यों छा गई है। मीन्स लेखक कह रहे हैं कि जो थिंकिंग इनके मन में थी, अब वो
उनको तो समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक सबके मन में, सबके मुँह चेहरे पे, सबके फेस पे उदासी क्यों छा गई है। लेकिन कंडीशन ये थी कि जो चीज़ें, जो थिंकिंग लेखक के मन में आ रही थी, वही थिंकिंग सारे लोगों के मन में आ रही थी। तो लेखक तो उदास थे ही, लेकिन जब वो देखे सारी यात्रियों को, मीन्स लगभग 300 यात्री थे और उनकी माँ भी थी, तो सारे लोग उदास थे। सबके अंदर वही घटना कौंध रही थी, सबके अंदर वही घटना याद आ रही थी सबको। 14 ईयर्स पहले की के जो भी इंसिडेंट्स हुए थे, वही सारी चीज़ें सबको याद आ रही थी। तो लेखक ने अपनी माँ के ध्यान को तोड़ते हुए कहा कि तुम्हें तो यह रास्ता अच्छी तरह याद होगा, सैकड़ों बार आना जाना हुआ होगा तुम्हारा। तो मतलब लेखक की माँ का ध्यान टूटा और उन्होंने कहा, मतलब लेखक को देखकर मुस्कुराई और बोली कि मुझे तो इस रास्ते का एक एक स्टेशन तक याद है, पर आज यह इलाका कितना बेगाना बेगाना सा लग रहा है। आज 14 साल बाद इधर से जा रही हूँ। पहले भी ऐसे ही अपने गांव सराई जाती थी। मीन्स कह रही हैं कि पहले भी अपने गांव सराई जाती थी तो ऐसा ही लगता था, लेकिन अभी 14 ईयर्स बाद ये सब कुछ बेगाना सा, मीन्स सब कुछ पराया सा लग रहा है, अननोन लग रहा है। माँ की आंखों में 14 साल पहले की याद तरल हो आई थी। पिताजी ने अपना रोजगार उत्तर प्रदेश में ही जमा लिया था। अब हम सब भाई बहनों का जन्म पंजाब के बाहर ही हुआ था। मीन्स अभी जो लेखक हैं वो पंजाब में रहने लगे हैं, पंजाब के पाक अधिकृत इलाके में रहने लगे हैं। तो कह रहे हैं कि माँ की आंखों में 14 साल पहले की याद तरल हो रही थी। मीन्स 14 ईयर्स पहले की जो यादें थी वो ताज़ा हो गई थी। और इनके जो पिताजी थे उनका रोज़गार उत्तर प्रदेश में था और इनका जो सराई गांव है वो भी उत्तर प्रदेश में है। उन दिनों जब पंजाब का विभाजन घोषित हो चुका था, माँ ने फिर पंजाब जाने का फैसला किया था। सभी ने ऐसे विरोध किया जैसे वे जलती आग में कूदने जा रही हों, और वह सचमुच आग में कूदने जैसा ही तो था। परंतु पिताजी सहित हम सब जानते थे कि माँ को अपने निश्चय से डिगाना कोई आसान नहीं। उन्होंने सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। 20-22 दिनों में वे वापस आ गईं और गांव के घर का बहुत सा सामान भी बुक करा आई थी। साथ में वे अपना पुराना चरखा और दही मथने की मथानी ले आई थी। मीन्स जब विभाजन फिक्स हो गया था तो उसके बाद भी लेखक की माँ डरी नहीं और वो पंजाब गई। वहाँ पर जो भी उनका पुराना सारा सामान वगैरह था, वहाँ से वो अपने गांव से सारा सामान बुक करा के आए और पुरानी मथनी और चरखा जो था उसको लेकर आए। फिर सारे पंजाब में आग लग गई। घर के घर, गांव के गांव और शहर के शहर उस आग में जलने लगे। आग रुकी तो लगा पेशावर तक सपाट फैली हुई ज़मीन अमृतसर और लाहौर के बीच से फट गई है। अमृतसर पंजाब में है और लाहौर अब पाकिस्तान में है। पहले ये पूरा पंजाब का हिस्सा था। तो जब आग लगने का मतलब ये है कि जब दंगा फसाद कम हुआ, जब दंगा फसाद ख़त्म हो गया, तो ऐसा लगा कि लाहौर और अमृतसर के बीच की जो ज़मीन है वहाँ पर खाई बन गई है और लोग जो है वो 2 हिस्सों में बंट गए हैं। हम सब भूल से गए कि उस गहरी खाई के उस पार हमारा अपना गांव था। यानी कि अब लेखक कह रहे हैं कि हमें तो अब याद भी नहीं है कि जो घटना हो चुकी है उसके उस पार हमारा गांव भी था। मीन्स जो विभाजन हो चुका है उसके उस पार इनका गांव था। मीन्स लेखक और उनकी माँ सारे लोगों को ये सारी चीज़ें भूल गई। लेखक का ऐसा मानना, लेकिन उनकी माँ अभी भी कुछ नहीं भूली है। पक्की सड़क के किनारे पीछे की ओर एक नहर थी और पास ही झेलम नदी अल्हड़ लड़की की तरह उछलती कूदती बहती थी। मीन्स लेखक के गांव के पास झेलम नदी बहती थी। अब झेलम नदी जो है उत्तर भारत का हिस्सा है और उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी बहता है। आज मैं माँ के साथ उस खाई पर से गुजर कर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था, जो कल कितना अपना था आज कितना पराया है। मीन्स अब आज भी लेखक जब अपना मतलब अपनी यात्रा कर रहे थे तो अपने गांव की तरफ जा रहे थे, अपने गांव के स्टेशन की तरफ जा रहे थे। कल जो स्टेशन इनको बहुत अपना लगता था आज वही पराया लग रहा है।
मैं एक पुस्तक के पन्ने पलट रहा था। माँ ने पूछा, यह गाड़ी सराय स्टेशन पर रुकेगी? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, हाँ शायद रुके, पर पहुँचेगी रात के 1-2 बजे। हम लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे। स्टेशन कब आकर निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। और अब अपना रखा ही क्या है वहाँ। लेखक की ये बात सुनकर कि और अब अपना रखा ही क्या है वहाँ, तो लेखक की माँ को गुस्सा आ गया। मीन्स उनके चेहरे पर खिसियाहट आ गई, मीन्स उनको गुस्सा आ गया और बोली कि तुम्हारे लिए पहले भी वहाँ क्या रखा था। तो जब लेखक की माँ ऐसे गुस्से में बोली तो लेखक को समझ में आ गया कि मैंने माँ को चोट पहुँचाई है, मीन्स मैंने माँ को हर्ट किया है। तो ये सोच करके उन्होंने फिर से अपना जो सिर है वो पुस्तक के पन्नों में गड़ा लिया, मीन्स फिर से वो पढ़ाई करने में उलझ गए। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। माँ ने पोटली खोलकर खाने के लिए कुछ निकाला। मेरे एक दूर के मामा जी भी हमारे साथ थे। तीनों ने मिलकर कुछ खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मामा जी तो 10 मिनट में ही खर्राटे भरने लगे। मैं भी एक और लुढ़क गया। माँ वैसी ही बैठी रही। लेखक कह रहे हैं कि हम लोगों ने खाना खाया और हम और मामा जी, मीन्स लेखक के दूर के मामा थे, हम और मामा जी सोने लगे, लेकिन माँ जो थी उनको नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद एकाएक मेरी आँख खुली तो देखा माँ वैसे ही बाहर फैले हुए अंधेरे की ओर निष्पलक देखती हुई बैठी हैं। निष्पलक मतलब बिना पलक झपकाए, यानी कि एकटक देख रही हैं। घड़ी देखी, 10:30 बज गए थे। मैंने कहा, माँ तुम भी लेट जाओ। तो लेखक ने जब अपनी माँ को जगते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि माँ तुम भी लेट जाओ। अच्छा, उनके मुंह से निकला और वे अधलेटी सी हो गई। अच्छा कहकर वो मतलब लेटने का प्रयास करने लगी, लेटने की कोशिश करने लगी। मैंने उस अधनीदी अवस्था में कोई स्वप्न देखा हो ऐसा तो नहीं, ऐसा तो मुझे याद नहीं आता, पर उस नींद में भी कुछ घबराहट अनुभव हुई। फिर एकाएक मैं हड़बड़ा उठा। माँ मुझे झकझोर रही थी। अजीब सी घबराहट और उत्तेजना से उनके हाथ कांप रहे थे। जब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो लोग अपने गांव के सराय स्टेशन पर पहुंच गए थे। सराय गांव के स्टेशन पर पहुंच गए थे तो इनकी माँ जो थी वो डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से दंगा फसाद स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए वो लेखक को झकझोर के जगा रही थी। मैंने बाहर झांक कर देखा हमारी गाड़ी छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर लैंप पोस्टों की हल्की हल्की रोशनी थी और अजीब सा कोलाहल वहाँ छाया हुआ था। कोलाहल मीन्स शोर। एक बार की मेरा रोया रोया काँप उठा। 14 साल पहले की अनेक सुनी सुनाई घटनाएं बिजली बनकर कौंध गईं, जब दंगाइयों ने कितनी गाड़ियों को जहाँ तहाँ रोक कर लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला था। मामा जी भी जाग कर मेरा कंधा हिला रहे थे। मीन्स सभी लोग डर गए। लेखक, उनकी माँ और मामा जी सब कोई डर गया जैसे ही वो लोग सराय स्टेशन पर पहुँचे। अरे क्या बात है! तभी मेरे कानों में आवाज़ पड़ी। उस भीड़ में से कोई चिल्ला रहा था, अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है? यह कौन सा स्टेशन है? मैंने माँ से पूछा। माँ ने कहा, सराय अपने गांव का स्टेशन। बाहर से फिर आवाज़ आई, अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है? मैंने माँ की ओर देखा। उनके चेहरे पर पूर्ण आश्वस्तता थी। मीन्स जब उनकी माँ ने, लेखक की माँ ने ये चीज़ सुना कि इस गांव में कोई सराय का है तो वो आश्वस्त हो गई, मीन्स रिलैक्स हो गई। पूछो इनसे क्या बात है? तो लेखक की माँ ने लेखक से कहा कि इनसे पूछो क्या बात है। मैंने खिड़की से गर्दन निकाली। बहुत से लोग घूमते हुए पुकार रहे थे, अरे कोई सराय का है? पास से जाते हुए एक आदमी को बुलाकर मैंने पूछा, क्या बात है जी, आप में कोई इस गांव का है? हाँ, हम हैं इस गांव के, माँ आगे आकर बोली। तो लेखक की माँ ने आगे आकर अपना सर आगे निकाल कर बोला कि हाँ, हम इस गांव के हैं। तुम सराय की हो? उस आदमी ने ज़ोर देकर पूछा। हाँ जी। तो उनकी माँ ने कहा, हाँ जी। माँ के इतना कहते ही स्टेशन पर चारों ओर शोर मच गया। इधर उधर घूमते हुए बहुत से आदमी हमारे डिब्बे के सामने जमा हो गए। फिर कई आवाज़ें एक साथ आईं, तुम सराय की हो? हाँ जी, हम सराय की ही हैं, माँ ने ज़ोर देकर कहा। इसी गांव के? उपस्थित जनसमुदाय में एक कोलाहल सा हुआ। जनसमुदाय मतलब जो भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, जो भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उनमें एक कोलाहल सा हुआ, मीन्स शोर होने लगा। लोग एक दूसरे को बताने लगे। तो उसी भीड़ में से आवाज़ आई,
किसी की कि तुम किसके घर से हो। माँ ने मेरी ओर देखा। माँ ने लेखक की ओर इसलिए देखा क्योंकि वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं ले सकती थी, इसलिए वो चाहती थी कि लेखक अपने पिता का नाम उन लोगों को बताए। तो मैंने कहा, मेरे पिताजी का नाम सरदार मूला सिंह है, ये मेरी माँ है। तुम मूला सिंह के बेटे हो? कई लोग एक साथ चिल्लाए। तुम मूला सिंह की बीवी हो, रवेल सिंह की भाभी? कैसे हैं सब? कहते कहते कितने ही हाथ हमारी ओर बढ़ने लगे और पूछते पूछते मीन्स ये सारे क्वेश्चन करते करते कितने लोग उनकी तरफ मतलब हाथ हिला करके हाथ मीन्स हाल चाल कुशल क्षेम पूछने के लिए हाल चाल पूछने के लिए हाथ उनकी तरफ बढ़ने लगे। लोग हमारे संबंधियों की कुशल क्षेम पूछते हुए अपने हाथ की पोटलियाँ मुझे और माँ को थमाते जा रहे थे। पोटलियाँ मतलब कपड़ों से बनी छोटी छोटी गठरियाँ। उनमें बादाम, अखरोट, किशमिश आदि सूखे मेवे बंधे हुए लग रहे थे। मैं और माँ गुमसुम से उन्हें ले लेकर अपनी सीट पर रखते जा रहे थे। देखते ही देखते हमारी बर्थ कपड़ों की छोटी छोटी पोटलियों से भर गई, मीन्स छोटी छोटी गठरियों से भर गई। मैं हक्का बक्का सा यह सब देख रहा था। लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ। हक्का बक्का मतलब आश्चर्य होना। माँ अपने सिर पर कपड़ा बार बार संभालती हुई हाथ जोड़ रही थी। मीन्स जब जो लेखक की माँ थी, जब उनके गांव के लोग थे तो वो अपने सिर का कपड़ा मीन्स जो पल्लू था उसको बार बार संभाल रही थी। खुशी से उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मुँह से निकल कुछ भी न रहा था और लगता था आंखें अभी चूप पड़ेंगी। मीन्स जो भी यादें थी अपने लोगों को देख करके उनकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। वहीं पर खड़े गार्ड ने हरी लालटेन ऊपर उठाई और कोट जेब से सीटी निकाली। मीन्स गार्ड ने जब सीटी निकाली, मैंने देखा 3-4 आदमियों ने उसे पकड़ सा लिया। मीन्स 3-4 आदमियों ने गार्ड को पकड़ लिया और बोले, ओए बाबू, 2-4 मिनट और खड़ी रहने देना गाड़ी को। देखता नहीं, ये बीबी इसी गांव की हैं। मीन्स लोगों के अंदर जो 14 साल पहले की भावना थी, प्रेम रूपी भावना, वो उमड़ आई थी। सबके अंदर प्रेम की भावना जाग गई थी और अपने लोगों को देख करके उन्होंने गार्ड को भी रोक दिया कि उन्होंने गार्ड से भी कहा कि 2-4 मिनट रुक जाओ, अभी हमें थोड़ा सा मिल लेने दो। और एक ने उसका लालटेन वाला हाथ पकड़कर नीचे कर दिया और एक ने लालटेन भी नहीं दिखाने दिया। परजाई मीन्स होता है भाभी। सरदार जी कैसे हैं? पंजाबी भाषा में भाभी को परजाई बोलते हैं। तो बोली कुछ लोगों ने बोला कि परजाई भाभी जी सरदार जी कैसे हैं, उन्हें क्यों नहीं लाई? पंजे साहब दर्शन कराने एक बूढ़ा सा मुसलमान पूछ रहा था। एक बूढ़ा मुसलमान उसी में से पूछ रहा था। माँ ने दोनों हाथों से सिर पकड़ा, कपड़ा और आगे कर लिया। मीन्स जब उसने पूछा तो थोड़ा सा और आगे घूंघट की तरह कर लिया। उनके मुंह से धीरे से निकला, सरदार जी नहीं रहे। क्या मूला सिंह गुजर गए? क्या हुआ था उन्हें? माँ चुप रही। मैंने जवाब दिया, उनके पेट में रसौली हो गई थी। एक दिन अचानक फूट गई और दूसरे दिन पूरे हो गए। रसौली मीन्स एक बीमारी का नाम होता है जो फोड़े के रूप में होती है और जो फूट जाती है तो पेट में, अगर वो पेट में होता है और अगर वो फूट जाती है तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो लेखक ने अपने पिताजी की डेथ का रीज़न बताया उन लोगों को। ओह, बड़े नेक बंदे थे, खुदा उन्हें अपनी दरगाह में जगह दी। मीन्स उस मुस्लिम इंसान ने कहा कि बहुत अच्छे इंसान थे, खुदा मीन्स भगवान उन्हें अपनी दरगाह में जगह दी, मीन्स अपनी शरण में ले लें। उनमें से एक ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा। कुछ क्षण के लिए सब में खामोशी छा गई, मतलब सब लोग शोक में डूब गए, सबको दुख होने लगा। परजाई तेरे बच्चे कैसे हैं? किसी ने पूछा उसी में से। वाहे गुरु की कृपा है, सब अच्छे हैं। तो लेखक की माँ ने कहा कि वाहे गुरु यानी कि भगवान की कृपा है, सब अच्छे हैं। माँ ने धीरे से कहा, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। तो किसी ने उसी में से कहा कि अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, मीन्स भगवान उनको लंबी उम्र दे। परजाई
तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, किसी एक ने कहा और कितनों ने दोहराया। पर जाए तुम लोग वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं सब लोग यही कहने लगे कि भाभी आप अपने बच्चों को लेकर के अब फिर से वापस आ जाइए। प्लेटफॉर्म पर खड़ी कितनी आवाज़ें कह रही थी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। सब लोग यही कहने लगे। मैंने सुना मेरे पीछे खड़े मामा जी कुड़ते हुए कह रहे थे, बदमाश कहीं के, पहले तो मार मार के यहाँ से निकाल दिया, अब कहते हैं वापस आ जाओ। पर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी। वे कहे जा रहे थे, मीन्स वो लोग इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि जो इनके मामा थे उन्होंने धीरे से बोला और लोगों को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। पर जाए तुम अपने बच्चों को लेकर वापस आ जाओ। बोले पर जाए कब आओगी, अपना गांव तो तुम्हें याद आता है, पर जाए वापस आ जाओ। सब लोग मतलब रिक्वेस्ट करने लगे कि भाभी तुम वापस आ जाओ। माँ के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वे सिर का कपड़ा संभालते हुए हाथ जोड़े जा रही थीं। दूर खड़ा गार्ड हरी लालटेन दिखाता हुआ सीटी बजा रहा था। मीन्स लेखक की माँ जब ये सारी बातें सुन रही थी तो उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज थी और वो अपने सिर का कपड़ा यानी कि जो पल्लू रखा हुआ था उसको और आगे करती हुई और सबसे हाथ जोड़ती हुई जा रही थी। और गार्ड सीटी जो था वो लालटेन दिखा रहा था और सीटी बजा रहा था। इंजन ने सीटी दी, गाड़ी फक फक करती हुई चल दी। भीड़ की भीड़ हमारे डिब्बे के साथ चल दी। सब लोग कहने लगे, अच्छा पर जाए सलाम, अच्छा बेटे सलाम, रवेल सिंह को हमारा सलाम देना, सबको हमारा सलाम देना। माँ के हाथ जुड़े हुए थे और मुंह से गदगद स्वर में धीरे धीरे कुछ निकल रहा था। धीरे धीरे गाड़ी कुछ तेज हो गई। हम दोनों खिड़की से सिर निकाले हाथ जोड़े रहे। भीड़ के लोग वहाँ खड़े हाथ ऊपर उठाए चिल्लाते रहे। गाड़ी स्टेशन के बाहर निकल आई तो मैंने बर्थ से पोटलियाँ हटाकर एक ओर की और माँ से कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा। माँ की आंखों से आंसुओं की अविरल धार बह रही थी, मीन्स बिना रुके हुए। अविरल मीन्स बिना रुके हुए, यानी कि कंटिन्यूसली उनकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बार बार दुपट्टे से आंखें पोंछे जा रही थीं, पर टूटे हुए बांध का पानी बहता जा रहा था। मीन्स उनकी माँ की आंखों से आंसू बहता ही जा रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था। हमारी गाड़ी झेलम के पुल पर आ गई थी और रात्रि की उस नीरवता में खडर खडर की तेज़ आवाज़ आ रही थी। मैं गाड़ी से झांककर झेलम का पुल देखने लगा। मैंने सुना था झेलम का पुल बहुत मजबूत है। पत्थर और लोहे के बने उस मजबूत पुल को अंधेरे में देख रहा था और मेरी दृष्टि नीचे की ओर भी जा रही थी जहाँ गुप्त अंधेरा था। पर मैं जानता था वहाँ पानी है। झेलम नदी का कलकल करता हुआ स्वच्छ और निर्मल पानी जो उस पत्थर और लोहे के बने हुए पुल के नीचे बह रहा था। मीन्स लेखक जब पुल के ऊपर से गुजर रहा था, झेलम नदी के पुल के ऊपर से गुजर रहा था, तो लेखक ने जो बातें सुनी थी कि लेखक के पुल के नीचे पानी बहता है, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि ऐसा अंधेरा कि कुछ भी दिखाई, खूब अंधेरे का मतलब कि एकदम से अंधेरा कि कुछ भी दिखाई ना दे। लेकिन जो कलकल की आवाज़ आ रही थी उससे लेखक ने अंदाज़ लगा लिया कि वहाँ पर पानी बह रहा है और हम झेलम नदी के ऊपर से गुजर रहे थे, ऐसा उनको महसूस हुआ। तो ये था हमारा चैप्टर पानी और पुल। पानी और पुल का मतलब कि लेखक ने वही झेलम नदी की जो यादें थी, झेलम नदी के ऊपर से जब वो जा रहे थे तो उन्होंने झेलम नदी के बारे में जो सुना था और बचपन में जो भी चीज़ें, क्योंकि लेखक जब 14 ईयर्स पहले छोड़े थे तो लेखक छोटे थे, बच्चे थे। अभी वो बड़े हो चुके हैं तो झेलम नदी उन्होंने देखा तो नहीं था, लेकिन बचपन में उसके बारे में सुना था और बचपन में शायद कभी गए भी होंगे उस झेलम नदी के पुल से, तो उनको वो सारी चीज़ें याद आने लगी थी। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम झेलम नदी सिर्फ ऐसे ही बह रही हो तो लेखक को झेलम नदी की सारी घटनाएं याद है, झेलम नदी के पास जाते रहे हो और अभी पुल बन चुका है तो पुल के ऊपर से जाने के बाद भी लेखक को झेलम नदी की जो याद थी वो सारी चीज़ें पहले की तरह याद थी और पुल के ऊपर से गुजरने के बाद भी उनको याद था कि इसके नीचे झेलम नदी ही बह रही है। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो
तो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ लेना, और एक बार नहीं होगा तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब देखिए इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं, इसको भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। बारगी मीन्स बार दफ़ा, बेगाना मीन्स पराया, डिगाना मीन्स हटना, अल्हड़ मीन्स चंचल, खिसेहाट मीन्स बेचारगी झींप, निष्पलक मीन्स बिना पलकें झुकाए, कोलाहल मीन्स शोर, आश्वस्त मीन्स संतुष्ट, हक्का बक्का हैरान, परजाई मीन्स भाभी, उम्र दराज मीन्स लंबी उम्र, अविरल मीन्स निरंतर, नीरवता मीन्स शांति। तो ये है हमारा चैप्टर, और ये है, इस चैप्टर के राइटर हैं महीप सिंह। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ लेना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, नाउ गुड डे ऑल ऑफ यू।